हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के आगे के पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ ट्रांजैक्शन इन टेरिटोरियल वाटर इज, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई अगर किसी भी टेरिटोरियल वाटर में अगर ट्रांजैक्शन लेता है तब क्या होगा। तब इस कंडीशन में अगर पानी में किसी भी तरीके का प्लेस ऑफ सप्लाई है तो उसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होगा बेस लाइन का, वो पर्टिकुलर प्लेस बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कोस्टल स्टेट वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, यानी जिस जगह पर हमारी नाव होगी उसके नज़दीक का सबसे नज़दीक का बंदरगाह कोस्टल लाइन उस पर्टिकुलर स्टेट का बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद व्हाट इज़ द रेट ऑफ IGST, मतलब IGST का रेट क्या होगा। IGST का रेट सिंपल चीज़ है, मैंने क्या कब बताया था कि जो भी रेट होता है उसको C और S में डिवाइड करते हैं, तो C और S को अगर ऐड कर दो तो IGST बन जाएगा, क्योंकि रेट तो कभी डिफरेंट होता नहीं है। 83 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज ट्रीटेड एज डैश। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को हमें इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करना है। नेक्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स, जीरो रेटेड सप्लाई में क्या आता है, तो जीरो रेटेड सप्लाई में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, और साथ ही साथ अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और SEZ यूनिट, तो दोनों आएगा। यहाँ पर अगर हमने किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है या किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को अगर सप्लाई किया, तो ये सब दोनों चीज़ें जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगी। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर। अगर हमने इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर किया है तो क्या होगा, तो सही भाई आपने लिफ्ट जिधर लगाई है, आपने एलिवेटर का जहां पर इंस्टॉलेशन किया वो जगह आपकी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी मान लो अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो भाई जिस लोकेशन पे इंपोर्टर होगा, क्योंकि जिसने इंपोर्ट मंगाया है, जिसने सामान मंगाया है, उसी का लोकेशन बन जाएगा हमारे लिए इंपोर्ट लोकेशन ऑफ सप्लाई, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, यानी जब थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे गुड्स थर्ड पर्सन को डाइवर्ट कर दिया जाता है, किसी और के कहने पर गुड्स का सप्लाई किसी और थर्ड पार्टी को कर दिया जाता है, तो इन केस सेलर और रेसिपिएंट, यानी जिसने माल भेजा वो सेलर हो गया, जिसको माल भेजा वो सप्लायर हो गया। ठीक है, सप्लायर और रेसिपिएंट मतलब क्या, जिसने माल डिलीवर किया वो सप्लायर, जिसको माल मिला वो रेसिपिएंट, और जिसके बोलने पर माल को डाइवर्ट किया गया उसको कहते हैं थर्ड पार्टी। तो जब थर्ड पार्टी का डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा तो उसे कहेंगे लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी, वो जगह हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी, यानी अगर हमने किसी भी तरह के गुड्स को एक्सपोर्ट किया है इंडिया से बाहर, तब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो भाई अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो बाहर की कंट्री में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो इसका मतलब लोकेशन आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लॉजिंग एकोमोडेशन शैल बी, लॉजिंग एकोमोडेशन मतलब जहां पर आप रह रहे हो, होटल हो गया, वो सारी लॉजिंग फैसिलिटी, तो जिस जगह पर वो होटल है, जिस जगह पर वो लॉजिंग एकोमोडेशन है, उसी का लोकेशन बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लीजिए कि आप मनाली घूमने के लिए गए, मनाली के किसी एक होटल में आप रुक गए, तो मनाली का जो होटल है वही आपका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अगर आपने किसी भी इंसान को इंश्योरेंस सर्विसेज दी है और वो सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो ऑब्वियसली जिस इंसान को आपने सर्विसेज दी है अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इसी सम को घुमा दिया जाए और कह दिया जाए कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस लोकेटर यानी जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन तो रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो सप्लायर का लोकेशन या जिस जगह पर आपने वो सर्विस को दिया हुआ है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये सिंपल पहले जैसा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई करते समय किसे इंक्लूड नहीं करना है, तो ऑब्वियसली इसको GST को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि GST अलग से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट,
द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शुड नॉट बी इंक्लूड। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में किसे इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी टैक्सेस SGST लगाता है, CGST लगाता है या कंपेंसेशन एक्ट लगाता है, वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मतलब हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जब हमारे फाइनल वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? GST चार्ज करेंगे। नेक्स्ट 94. From the following information determine the value of taxable supply as per provision of section 15 of the CGST Act 2017. Contracted value of the supply of goods including GST. बेटा यहाँ पे GST include करके दिया गया है। ओके तो 18%, 11,80,000 the contracted value of the supply include the cost of primary packing 25,000 and cost of protecting packing at the recipient request फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन इज 15,000। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा जो 11,80,000 है उसमें आपकी GST वैल्यू इंक्लूड है, उसमें आपकी GST वैल्यू इंक्लूड है। तो आपको वो GST वैल्यू पहले क्या करनी है? निकालनी है। मतलब 100 रुपीज़ के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि 11,80,000 डिवाइडेड बाय 11,80,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100। सर 118 क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ आपकी बेसिक वैल्यू है, 18 रुपये आप GST चार्ज करोगे। तो 100 प्लस 18 इंक्लूडिंग GST हो गया 118। तो 11,80,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करोगे तो 10 लाख आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये हो गई आपकी वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई। क्या होगी बेटा? आपकी टैक्सेबल सप्लाई, यानी 10 लाख रुपए पर आपने 18% GST चार्ज किया। सिंपल। वापस कह रहा हूँ 11,80,000 में GST इंक्लूड है। तो बेटा इंक्लूड है तो आपको उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप एक्सक्लूड? 11,80,000 डिवाइडेड बाय 118 क्यों किया? 100 प्लस GST तो 118 हो गया इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 10 लाख रुपए। नेक्स्ट, व्हेन डिडक्शन आर अलाउड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जब आपको डिडक्शन अलाउड है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट जो आपने कस्टमर को ऑफर किया वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट टू कंडीशन की अगर टाइम पे पैसा मिला तो ऑब्वियसली, नहीं तो जाने दो। नेक्स्ट, if the goods are supplied to related person, then how should the taxable person ascertain the value of supply? यानी अगर हमने गुड सप्लाई कर दिया उस पर्टिकुलर रिलेटेड पर्सन को, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर कर सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं? तो यहाँ पर आएगा एज पर रूल ऑफ CGST रूल्स, यानी हमने सप्लाई किया तो सप्लाई करने का तो उसका लोकेशन एंड ऑल देखा जाएगा। वेदर डेफिनेशन ऑफ इनपुट इंक्लूड कैपिटल गुड्स। क्या डेफिनेशन ऑफ इनपुट में कैपिटल गुड्स को लाया गया है? द आंसर इज नो। अगर आपने डेफिनेशन किया तो आपको दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। Whether credit on capital goods can be immediately on receipt of goods। क्या कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है उसको इमीडिएटली गुड्स की रिसिप्ट में ले लिया जाता है? यस, क्योंकि कैपिटल गुड्स यानी हमने ऐसा कोई सामान खरीदा जो लंबे समय के लिए है। नेक्स्ट, द टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ टैक्सेस टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कितना टाइम लिमिट मिलेगा ITC के अंडर? तो यहाँ पर आपको ITC के बेनिफिट के लिए 180 दिन, कितना? 180 दिन यानी 180 डेज मिलेगा ITC के बेनिफिट लेने के लिए। वेदर डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड वेदर ITC इज परमिशिबल। अरे भाई आपको ITC इज एलिजिबल। ITC आपको एलिजिबल कब होगा? इफ डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल। अगर आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया तो ऑब्वियसली आपको ITC का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। विच इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम द ITC। आपको टाइम लिमिट ITC के अंदर मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो पहला, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले। दूसरा, 6 महीना यानी ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ विच इज फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको 6 महीना 180 दिन बताया, तो अप्रैल से अगर शुरू करोगे तो 6 महीना यानी सितंबर हो गया। तो विच एवर इज अर्लियर, आपने कब किया, ठीक है।
ITC can be taken on goods if goods not received by registered person. ITC कौन ले सकता है? ITC कैन बी टेकन ऑन गुड्स पर ले सकता है। अगर ITC रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसीव नहीं किया तब एजेंट होगा, दूसरा जॉब वर्कर होगा, या एनी अदर पर्सन ऑन हिज डायरेक्शन। यानी मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ लेकिन मैंने कह दिया कि भाई जेठालाल इज अ GST पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन है। अब सामान डिलीवर करने वाला बंदा आया दुकान पर, ठीक है, दुकान पर उसने माल छोड़ दिया। अब बोला सेठ जी की साइन लगेगी, सेठ जी नहीं है तो सेठ जी के बोलने पर नट्टू काका ने साइन कर दिया। मतलब द गुड्स इज रिसीव्ड बाय नट्टू काका ऑन द डायरेक्शन ऑफ जेठालाल। तो इसका मतलब ITC का बेनिफिट जेठालाल को मिलेगा। नेक्स्ट, ITC कैन बी अवेल्ड ऑन। ITC किस पर मिलेगा? ITC किस पर मिलेगा? तो ITC मिलता है पहला, आपको पहला तो पोजीशन मिलना चाहिए, आप तक आपका सामान पहुंच जाना चाहिए। दूसरा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी पहली चीज आपको पोजीशन डिस्क्राइब होनी चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए। उसके बाद टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट रिटर्न बीइंग फर्निश्ड बाय द सप्लायर, यानी जो भी टैक्स हमने सप्लायर को पे किया वो उसने अगर आगे पे कर दिया तो हमें ITC का बेनिफिट तुरंत मिल सकता है। फुलफिलिंग ऑल द अबव कंडीशन। 104, ITC कैन बी क्लेम्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ITC क्या रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है? यस, लेकिन कब? जब उसका बिजनेस पर्पज हो तब। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आर यूज फॉर रजिस्ट्रेशन? तो रजिस्ट्रेशन के लिए 01 REG रजिस्ट्रेशन का REG 01। विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? जिस दिन उसके रजिस्ट्रेशन का लिमिट यानी उसका टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर उसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसा मैंने बताया था, लिमिट यानी टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जाएगा तब उसको 30 डेज के अंदर क्या करना, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अ पर्सन हैविंग डैश बिजनेस वर्टिकल इन द स्टेट डैश ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल। अगर किसी इंसान का मल्टीपल बिजनेस है तो उसे हर स्टेट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मे ऑब्टेन, पहले में मल्टीपल बिजनेस है तो मल्टीपल सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी उसे लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर शुड गेट रजिस्टर्ड। ई-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे हमारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हो गए, तो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है? गेट रजिस्टर्ड। तो ही इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ ही इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स और ही एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। जब वो किसी से यानी कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होता है? जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तब तक सिर्फ हर साल रिन्यूअल करना पड़ सकता है। हु कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST रजिस्टर्ड 09? तो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नंबर यानी फॉर्म GST नंबर 09 कौन सबमिट कर सकता है? तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कौन कर सकता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट? ऐसा कौन सा है जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी कंप्लीट हो या ना हो? पहला, कैजुअल टैक्स पे टैक्सेबल पर्सन, यानी जो पहले से सर्विस टैक्स और एमवाइट के दायरे में था उससे तो GST का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, पहला। दूसरा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और तीसरा, जिस इंसान को RCM का बेनिफिट चाहिए या जो इंसान RCM के अंडर में आता है उसे तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, Mr. A has started supply of goods and services in Delhi. He is required to obtain registration if his aggregate turnover exceed dash during the financial year. सीधी बात है, गुड्स और सर्विस दे रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, उसका टर्नओवर जो होना चाहिए 20 लाख क्रॉस होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, सारी चीजें आती है, ऑल ऑफ द। अब ये हमने पहले भी कवर किया है। नेक्स्ट, taxable minimum turnover limit in GST, this is applicable to the state of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऑब्वियसली नॉर्मल स्टेट है तो 20 लाख का टर्नओवर देखा जाएगा, मिनिमम टर्नओवर 20 लाख। पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं।
Shall a dealer making the exclusive supply of liquor or petrol, diesel or crude oil have to take registration under the GST Act? पहली बात, लिक्कर मतलब दारू, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इसमें डील करने वाले लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। Who is called a deemed supplier of services? ऐसा किसको हम डीम्ड सप्लायर कह सकते हैं? तो जो भैया इनपुट सर्विस प्रोवाइडर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हम लोग डीम्ड सप्लायर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केप्ट आउट ऑफ द जीएसटी लेवी? किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम या एक्टिविटी इज लायबल फॉर जीएसटी? ऐसा कौन सी एक्टिविटी जिसको जीएसटी के दायरे में रखा गया है? तो इसमें आएगा सेल ऑफ ज्वेलरी, सेल ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि बाकी की तीनों चीजें हमारी आईटी इनकम टैक्स में आ चुकी है। इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरर हु ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम द रेट ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग सीएनएस, बेटा मैन्युफैक्चरर 2%, मैन्युफैक्चरर 2% आएगा। मैन्युफैक्चरर कितना परसेंट आएगा? 2% कंपोजिशन स्कीम में आएगा। Which of the following truths shown in bill will not included in determine the value of the supply for the purpose of GST? यानी अगर किसी चीज which of the following true shown in the bill, यानी हम लोग ने अगर बिल में दिखाया है वैल्यू डिटरमाइन किया फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो बेटा इसमें डिस्काउंट इंक्लूड नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जीएसटी में किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये आपके रेफरेंस के लिए एमसीक्यूज थे। अगर आप इतने एमसीक्यूज करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने कुछ तो पढ़ाई की है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जो भी एमसीक्यूज मिलता है वो सारे एमसीक्यूज को करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। और दूसरी चीज़, जितना एमसीक्यू की प्रिपरेशन आप कर सकते हो कीजिए, क्योंकि अगर आपके कॉलेज में स्टडी मटेरियल दिया है तो उतने उसमें से कीजिए, उसके बाहर से कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप कहीं से भी एमसीक्यू करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको मदद ही देने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एफर्ट पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए, लेक्चर के लिए इस चैनल पर बने रहे। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।